Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Divyanshi Singh and I'm selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. Also, I have secured All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination. तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सितंबर का करंट अफेयर। सो ये लेक्चर उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो कि अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 24 अक्टूबर को है उसमें अपियर हो रहा है, या फिर जो भी एग्जाम्स अब इस कमिंग मंथ्स में स्केड्यूल्ड है वहाँ पर ये लेक्चर का रेलेवेंस है। सो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है अंडर हुज चेयरमैनशिप द 24th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वाज रिसेंटली हेल्ड। तो यहाँ आपके ऑप्शंस है ए प्राइम मिनिस्टर, बी आरबीआई गवर्नर, सी कैबिनेट सेक्रेटरी एंड डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो भी प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं वहां पे इंस्टीट्यूशन या फिर बॉडीज पे क्वेश्चन आता है, राइट? जैसे कि वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स पूछ लेंगे, इनकी पावर्स पूछ लेते हैं, तो उस पर क्वेश्चन आता है। उसके अलावा अगर आप बात करो, देयर आर सर्टेन स्टैट्यूटरी बॉडीज जो कि किसी पार्लियामेंट के द्वारा किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई है, राइट? सो वो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है। सो ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। उसी तरीके से कुछ आपकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा बनाई जाती हैं बॉडी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा, विच आर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो इन पे भी क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि नीति आयोग। So नीति आयोग is also a non-statutory body. It was created by executive resolution. So यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंटल काउंसिल का चेयरमैन कौन है, रिसेंटली किसने इसकी चेयरमैनशिप 24th मीटिंग की जो है किसके अंडर में हुई थी। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली है आपको इंस्टीट्यूशंस पता होने चाहिए, राइट? सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा बॉडी बनाई गई थी थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन इन 2010, राइट? सो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इसकी जो चेयरमैन है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इट वुड बी द फाइनेंस मिनिस्टर। सो चाहे 23वीं मीटिंग हो, चाहे 22वीं मीटिंग हो, चाहे 25वीं मीटिंग हो, इसको चेयर कौन करेगा? इसको चेयर करेंगे आपके फाइनेंस मिनिस्टर, राइट? सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। इसके चेयरपर्सन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2010 बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इट इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर और ये जो बॉडी है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। सो यहाँ पर इस मिनिस्ट्री का काम क्या है, क्या करती है? ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्री में मेंटेन रहे, राइट? सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मैटर्स को देखती है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी है। सो बैंकरप्सी कोड वो प्रॉपर तरीके से लग रहा है, क्या चीज उससे रिलेटेड इश्यूज है। फिर बैंक्स में स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स एंड एनपीए, तो उनको उनसे डील करना, राइट? तो एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्री में मेंटेन रहे उसके लिए ये बॉडी बनाई गई है, राइट? तो इसके जो प्रेसिडेंट जो इसके चेयरमैन है वो फाइनेंस मिनिस्टर है और ये इसकी जो सब कमिटीज होती हैं, सब कमिटी, तो सब कमिटी के चेयरमैन कौन होंगे? सब कमिटी के चेयरमैन होते हैं आरबीआई गवर्नर। सो ये यहाँ पे पता होना चाहिए, राइट? सो ये जो काउंसिल है इसमें सारे फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स आपको मिलेंगे, जैसे आरबीआई है, सेबी है, राइट? स्टॉक एक्सचेंज, देन पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, फाइनेंशियल सेक्रेटरीज, ये सारे सेक्रेटरीज टू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इट। सो ये सारे जो बॉडीज हैं, ये सारे जो रेगुलेटर्स हैं, ये सारे ये इस बॉडी के पार्ट हैं। दैट शोज कि इट एक्चुअली
हैज टू वर्क फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। और इस बॉडी की, ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी स्थापना करने के लिए किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? सो यहाँ पर आपकी रघुराम राजन कमेटी 2008 में बनी थी। एंड रघुराम राजन कमेटी जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, सो इन्होंने, इनकी कमेटी द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनानी चाहिए। एंड उसके बिहाफ पे ये 2010 में ये बॉडी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ईयर द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैज कमिटेड टू फोकस 30% ऑफ इट्स क्लाइमेट फाइनेंस टू सपोर्ट नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस इन रूरल स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इंटरनेशनल फंड है जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो ये फंड अगर कुछ है तो इस फंड में से कुछ पैसे अलग अलग फील्ड्स में जो है वो इन्वेस्ट किए जाते हैं। सो यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इन्होंने कहा है कि हम 30% जो फंड्स हैं वो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए वो किस में इन्वेस्ट करेंगे? नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, ताकि रूरल स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिल सके, राइट। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि कितना परसेंट जो है ये क्लाइमेट फाइनेंस का नेचर बेस्ड सोल्यूशन इन रूरल स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे। सो दे विल बी इन्वेस्टिंग अराउंड 30%, राइट। एंड कब तक करेंगे? सो कब तक करेंगे, बाय विच ईयर? सो ये आपका ऑप्शन है बाय 2030, राइट। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे जो ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इट एक्चुअली ये किस लिए काम करते हैं? ये बेसिकली काम करते हैं टू एम्पावर रूरल पीपल जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट। उसमें भी जो स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वी नो कि अभी रिसेंटली वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन, राइट। पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा? रिसोर्स क्राइसिस आ जाती है, रिसोर्स क्राइसिस आ जाती है, राइट। एंड उसके ऊपर वी हैव ऑल्सो क्लाइमेट चेंज हैपनिंग। सो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या है कि कितनी फसल होगी नहीं होगी उसमें भी अनसर्टेनिटी है, कब कितनी बारिश होगी, राइट। मॉनसून की वेरिएबिलिटी बढ़ गई है, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है एकदम से कम समय में और फिर लंबे समय तक मॉनसून में ब्रेक आ जाता है। सो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो फंड है इट बेसिकली ट्राइज की लोगों का फूड सिक्योरिटी पे हम इंश्योर कर सकें, राइट। इन दोज एरियाज जहाँ पर लोग people are not rich, people are poor, so food security ensure करो, उनका income और livelihood ensure करो, right, of rural poor who are involved in small scale agriculture। उसके अलावा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी इंश्योर करो। इसका मतलब है कि ना सिर्फ हमें खाने की जरूरत है बट क्या पौष्टिक आहार हमारे भोजन में है, राइट। न्यूट्रिशन कितना बैलेंस है। सो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज अदर एस्पेक्ट। अगर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं होगी देन देयर आर सेवरल डिसीजेस जो कि उसकी वजह से होती हैं, राइट। बॉडी कैन नॉट अब्सॉर्ब फूड, आपकी बॉडी फूड अब्सॉर्ब नहीं कर पाती अगर इफ इट इज नॉट गेटिंग न्यूट्रिशन इन प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो। देन अगला क्वेश्चन है, विच स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवेज हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड 5-star Eat Right Station certificate for providing high quality nutritious food to the passengers। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन को मिला है 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। सो यहाँ आपके ऑप्शंस है लखनऊ स्टेशन, बी जयपुर स्टेशन, सी चंडीगढ़ स्टेशन एंड डी हावड़ा स्टेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा चंडीगढ़ स्टेशन। अब अगर बात करें कि ये जो 5-star ईट राइट स्टेशन अवार्ड दिया जाता है, ये दिया क्यों जाता है? ताकि जिन स्टेशन पे न्यूट्रिशियस खाना पैसेंजर्स को प्रोवाइड किया जाता है, राइट, उन स्टेशन को ये अवार्ड दिया जाएगा। कौन देगा ये अवार्ड? तो ये अवार्ड देता है आपकी FSSAI, राइट। ये बॉडी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अवार्ड रेलवे स्टेशन को देगी ताकि जो रेलवे स्टेशन पे फूड स्टोरेज
एंड हाइजीन प्रोसीजर्स के जो भी मेजर्स हैं वो फॉलो करे जा रहे हैं. सो अगर हम बात करें कि ये जो चंडीगढ़ स्टेशन है, ये क्या ये पहला स्टेशन है जिसको 5 स्टार ईट राइट स्टेशन अवार्ड मिला है? नहीं, ये 5वां ऐसा स्टेशन है जिसको ये रिकॉग्निशन मिला है, राइट. इससे पहले 4 और को मिल चुका है. वो 4 और कौन से हैं? आनंद विहार टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंड वडोदरा रेलवे स्टेशन. सो इन 4 को मिल चुका है एंड रिसेंटली चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला है, राइट. सो यहाँ पे आप एक चीज और जान लीजिए. अब हमने बात की FSSAI की, राइट. सो FSSAI के बारे में भी जान लेते हैं. ये भी एक आपका बॉडी वाले पार्ट में कवर होता है. सो FSSAI क्या है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट. कौन सा एक्ट के तहत ये बॉडी बनाई गई है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, फूड सेफ्टी एक्ट. बेसिकली 2006 में ये लेकर के आया था. ये एक्ट पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था एंड इस एक्ट के अंडर में, फूड सेफ्टी एक्ट के अंडर में ये बॉडी बनाई गई है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. कब ये बॉडी बनी है? 2006 में बनी है. क्या इसका काम क्या है? फूड सेफ्टी इंश्योर करना. क्या ये बॉडी स्टैट्यूटरी है? तो यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. और कौन सी इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है? किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये बॉडी आती है, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With which country has India recently completed the Simbex maritime exercise? So maritime exercise यानी कि नेवल एक्सरसाइज है. इनमें से किन देश के साथ हमने सिम्बेक्स एक्सरसाइज की है? आपके ऑप्शंस है A सिंगापुर, B श्रीलंका, C स्विट्जरलैंड एंड D सूडान. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्विट्जरलैंड तो एनीवे इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो है सिंगापुर, श्रीलंका एंड सूडान. तो सूडान भी ऑल्सो ऑप्शन में नहीं है, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है. तो यहाँ पे जो आपके करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए सिंगापुर. सिंगापुर के साथ हमने ये एक्सरसाइज की है सिम्बेक्स, राइट. सो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बायलेटरल या फिर मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस जो होती हैं, किस किस के बीच में हुई है, इंडिया के साथ दूसरा पार्टनर कौन था, हैंड इन हैंड है, युद्ध अभ्यास है, राइट. इस तरीके से कई और एक्सरसाइजेज हैं जो कि होती हैं कंट्रीज के बीच में. सो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी होती है, इंडिया USA के बीच में कौन सी होती है, इंडिया फ्रांस के बीच में कौन सी होती है. सो आप ये देख सकते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज है जैसे कि USA है, फ्रांस है, UK है, हमारे पड़ोसी जो कंट्रीज हैं, राइट, उनके साथ देख लीजिए. सो दैट विल, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं. अगर कोई रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है तो उसके बारे में तो डेफिनेटली आप पढ़ लीजिए. जैसे कि ये सिम्बेक्स एक्सरसाइज है, इट वाज हेल्ड रिसेंटली ऑन 2 to 4 सितंबर, तो इट कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर. अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट टीचर्स डे इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर. आपके ऑप्शंस है 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर एंड D 8 सितंबर. तो ये तो बच्चे को पता होता है कि कब होता है टीचर्स डे. 5 सितंबर, राइट. क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो बर्थ एनिवर्सरी है, राइट. ही वाज आल्सो द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फेमस एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया. तो आपको ये पता होना चाहिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में. उसके अलावा ही वाज आल्सो अवॉर्डेड, इनको भारत रत्न भी अवार्ड किया गया था. सो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग PSUs has been conferred with the prestigious Association for Talent Development 2021 Best Award. सो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से, ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा PSU है जिसको ये अवार्ड मिला है, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 अवार्ड. सो यहाँ पे आपके ऑप्शन है A स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, B इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, C नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड D पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है D पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.
सो ये जो अवार्ड एक्चुअली दिया जाता है, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड, ये बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बेटर टैलेंट, बेस्ट टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, राइट, जहाँ से इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं, टैलेंट है उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, कितना बढ़ावा दिया जा रहा है उसके बेसिस पे कितना टैलेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये अवार्ड दिया जाता है। बिकॉज दैट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग टैलेंट, इफ यू आर एनकरेजिंग टैलेंट, आप अपने इंस्टीट्यूट में टैलेंट को एनकरेज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। सो ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है, किसको दिया गया है, पावर ग्रिड को दिया गया है। पावर ग्रिड एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडरटेकिंग है। महारत्न का स्टेटस दिया गया है, यानी कि यहाँ पर इनको ऑटोनॉमी होगी ज्यादा, राइट, गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर इन मेनी ऑफ द जो भी इनका काम है उसमें इंडिपेंडेंस होगी इनको, इनके पास काफी सारी चीजों को लेकर के। सो ये महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, इस तरीके के टैग्स दिए जाते हैं। सो ये जो कंपनी है ये पूरी की पूरी पावर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, राइट। सो इट इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। So India has ranked 8th among 71 organizations which were participating around the world, and Power Grid was the only PSU जिसको ये award मिला है, right? So ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। Then अगला question है, which of the following countries has been included as a member of the new development bank set up by the grouping of BRICS countries? So यहाँ आपके options है, A United Arab Emirates, उरुग्वे एंड बांग्लादेश, बी ऑप्शन है यूएई, सूडान एंड बांग्लादेश, सी ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, उरुग्वे एंड बांग्लादेश, एंड डी ऑप्शन है यूएई, उरुग्वे एंड थाईलैंड। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है यूएई, उरुग्वे एंड बांग्लादेश। सो दे हैव बीन इंक्लूडेड एज द न्यू मेंबर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, पहले तो न्यू डेवलप ये रट लेना, इट कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये आपकी सेटअप हुई थी 2014 में, राइट। 2014 में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी एट फोर्टालेजा, राइट, वहां पर यू कैन सी एट फोर्टालेजा ब्राजील में 2014 में 6th ब्रिक्स समिट हुई थी, एंड यहाँ पर ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड रिसेंटली यूएई, उरुग्वे एंड बांग्लादेश हैज बीन एडेड एज द न्यू मेंबर्स ताकि एक्सपेंशन कर सके। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना। इट वाज फॉर्म्ड इन 2014 एट फोर्टालेजा ब्राजील, राइट। एंड इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, सो इसके हेडक्वार्टर्स है शंघाई में। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन शंघाई, चाइना, राइट। सो इसी तरीके से एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग, चाइना में। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, राइट। सो अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो जो भी इसके सदस्य होते हैं तो इसकी जो शेयर होल्डिंग है इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर्स। जबकि अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी जो मेंबरशिप है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जिस मेंबर ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है उसका ज्यादा शेयर होगा इस बैंक में, राइट। सो ये डिफरेंस भी है एडीबी और एनडीबी के बीच में, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। देन अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हाइसियन वर्ल्ड्स रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। सो ये हाइसियन वर्ल्ड से क्या रिलेटेड है, आपके ऑप्शन है, ए सुपरनोवा, बी ब्लैक होल, सी एक्सोप्लैनेट्स एंड डी मीटियोराइट। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी exoplanets, right? So Haitian world, it basically denotes the exoplanet, नए class of exoplanet. So यहाँ पे Haitian planet क्या होता है, a planet which is made up of, which has water, right? And its atmosphere is made up of hydrogen. So इसके atmosphere में आपको ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन मिलेगी, and it also has water, oceans, right? So इसको इस तरीके के planets को माना जाता है कि they are habitable. सो यहाँ पे इट इज अ हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट जो कि हॉट है, वाटर कवर्ड प्लैनेट है, हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है, एंड इट इज
ये केपेबल है, यहाँ पे इसमें क्षमता है कि यहाँ पे लाइफ सपोर्ट की जा सकती है, राइट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। हाइसियन बेसिकली कम्स फ्रॉम द वर्ड हाइड्रोजन एंड ओशन। सो ओशन बिकॉज दीज प्लैनेट्स, इट्स अ हाइपोथेटिकल प्लैनेट, राइट। अभी पता नहीं है ऐसा कोई प्लैनेट है कि नहीं, बट साइंटिस्ट बिलीव दैट, राइट। सो इट हैज ओशन, it has atmosphere which has hydrogen, is right, and then also the temperatures and all are like that कि यहाँ पे जो है लाइफ सपोर्ट की जा सकती है, बट इट इज अ क्लास ऑफ एक्सोप्लैनेट। अब एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं? दीज आर द प्लैनेट्स विच आर नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये सन के अराउंड नहीं रिवॉल्व कर रहे हैं, बट सन के अलावा कोई और स्टार है अगर हमारे सोलर सिस्टम में, तो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एक्सोप्लैनेट्स। सो द प्लैनेट्स फाउंड आउटसाइड द सोलर सिस्टम आर कॉल्ड एक्सोप्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बट एक्सोप्लैनेट में क्या है? दे आर रिवॉल्विंग नॉट अराउंड द सन, बट किसी और स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके के प्लैनेट्स को ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि इनको इनके बारे में जानकारी पाना, राइट, कहाँ इनका लोकेशन है एंड ऑल दैट। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर आप देख सकते हैं कि ये कोई स्टार है एंड इसको ऑर्बिट कर रहे हैं, इसको जो इसके अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं, दीज आर बेसिकली, इट इज नॉट अ सन। इसके अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट्स, दीज आर व्हाट? दीज आर एक्सोप्लैनेट्स। These are exoplanets. So what happens कि यहाँ पे ये इस स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जब हम इनके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो इस स्टार के ग्लेयर से ये जो है हम इन एक्सोप्लैनेट्स को देख नहीं पाते, इनके बारे में पता नहीं लगा पाते, राइट। सो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनके बारे में हम इनके बारे में हम पता लगा पाते हैं, राइट। सो नासा का एक केपलर मिशन है, तो केपलर मिशन के थ्रू एक्सोप्लैनेट्स के बारे में नासा ने जानकारी ली है। देन अगला क्वेश्चन है, द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज has recognized the Mand buffalo as the 19th unique breed of buffalo found in India. Where is this buffalo found? So यहाँ पर ये बॉडी है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, राइट। सो इस बॉडी ने अभी मंद बुफेलो, इनको 19th यूनिक ब्रीड बुफेलो ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया है। सो ये कहाँ मिलती हैं? आपके ऑप्शन है ए वेस्टर्न घाट्स, बी राजस्थान, सी ओडिशा एंड डी हिमालयन रीजन। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी ओडिशा, राइट। सो ये जो मंद बुफेलो है, दे आर बीइंग गिवन दिस न्यू टैग। सो ये मिलती क्या है? दे आर फाउंड इन द प्लेट्यू ऑफ ईस्टर्न घाट्स, कोरापुट रीजन ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ मिलती है ये। अब इन बुफेलो की खासियत ये है कि दे हैव अ शॉर्ट स्टेचर एंड स्ट्रॉन्ग बिल्ट, राइट। तो इसलिए दे आर यूज्ड फॉर प्लोइंग के काम आती है। उसके अलावा दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू, यहाँ पे दे आर रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो ये इनकी एक खास बात है। अब यहाँ पर ये जो टैग इन बुफेलोस को मिला है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो भी फार्मर्स इन बुफेलो की ब्रीडिंग में इन्वॉल्व है या इन बुफेलोस को रखते हैं, तो उनको यहाँ पर ज्यादा वैल्यू मिलेगी फॉर their products which are sourced from these livestock, which are sourced from these Mand buffalo. So उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट विल असिस्ट इन मार्केटिंग, राइट, मार्केटिंग ऑफ द प्रोड्यूस, एंड जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज है उनका उनके प्रिजर्वेशन में रिसर्च वगैरह प्रमोट करना। सो दैट वुड बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये यहाँ पे फायदा है कि इट विल एक्चुअली प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड इट विल ऑगमेंट, लोगों की इनकम को बढ़ाएगा जो भी इन बुफेलोस की ब्रीडिंग में इन्वॉल्व है। सो इट विल एंड या फिर इन बुफेलोस को पालते हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स को ज्यादा वैल्यू मिलेगी, ऑगमेंट इट्स वैल्यू। ऑल्सो इट विल help in protection of the genetic resources, genetic information of this breed. अगला क्वेश्चन है, on which day World Physiotherapy Day is organized?
आपके ऑप्शंस है ए 7 सितंबर, बी 8 सितंबर, सी 11 सितंबर एंड डी 14 सितंबर. सो यहाँ पे पीसीएस एग्जाम में ऐसे क्लोज ऑप्शंस आ जाते हैं, राइट. सो यू कांट एक्चुअली गेस कि 7 है कि 8 है अंटिल अनलेस यू डोंट नो. सो आप रिसेंट मंथ्स में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं वो देख लो, एक बार रट लो, क्वेश्चंस आते हैं, राइट. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 8 सितंबर, राइट. इस दिन ये हर साल एवरी ईयर वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है. क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी सो दैट पीपल कैन रिमेन फिट एंड हेल्दी. सो कोविड-19 के बाद लोगों को काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए, राइट. सो उन कॉम्प्लिकेशन से रिकवर करने के लिए जो है फिजियोथेरेपी हैज प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल, राइट. सो 8 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे. अगला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर रिलीज्ड अ स्पेशल कमेमोरेटिव कॉइन ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ. सो ये स्पेशल कॉइन जो है, जो कि मेमोरी में किसी के इशू किया जाता है, ये नॉर्मल सर्कुलेशन में ये कॉइन्स आपको नहीं मिलेंगे, राइट. सो ये इशू किया गया है किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? ए नेता सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी है श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा एंड डी है स्वामी दयानंद सरस्वती. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा. सो ये क्या है? ही वॉज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पे मोदी जी ने ये स्पेशल कॉइन जो है वो इशू किया. अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर वीक बीइंग सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2021? आपके ऑप्शंस है 23 से 27 अगस्त, बी 1 से 7 सितंबर, सी 24 से 28 अगस्त एंड डी 10 से 17 अगस्त. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए 23 से 27 अगस्त वर्ल्ड वाटर वीक ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि ग्लोबल वाटर गवर्नेंस इम्प्रूव की जा सके, राइट. वाटर यूटिलाइजेशन can be done in more scientific way and water conservation के लिए अवेयरनेस फैलाना, राइट. सो इसकी जो मेन थीम थी वो थी बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर. सो ये थीम आप याद कर लीजिएगा, कई बार थीम रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. सो बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर. सो ये जो भी वाटर वीक है, इट इज बीइंग कंडक्टेड सिंस 1990s. सो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट करके एक संस्था है, वो ये इस तरीके के वाटर वीक वगैरह करवाती है. एंड देन सेवरल अवार्ड्स आर ऑल्सो, कई सारे अवार्ड्स भी ये बांटते हैं. तो इंडिया से सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ओनली सिविक बॉडी थी इंडिया से जिसको इनवाइट किया गया था ऑन अ पैनल, जहां पर डिस्कशन होना था कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिटीज जो है वो कैसे बनाए जाए, राइट. उसमें कैसे एफर्ट्स क्या क्या करने. सो यहाँ पे आप ये सूरत याद रखिएगा. देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. सो ये प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है. सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन में हो सकता है प्रोजेक्ट बोल्ड पूछ ले किसने लॉन्च किया. सो इट वाज लॉन्च्ड बाय खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF. इन दोनों ने लॉन्च किया है. अब इसका मोटिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, ए प्रमोशन ऑफ खादी फैब्रिक्स, बी मोटिवेटिंग रूरल यूथ टू जॉइन बॉर्डर सिक्योरिटी, सी प्रमोटिंग इलेक्ट्रिफिकेशन इन रूरल एरियाज एंड डी प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड बूस्टिंग रूरल इकोनॉमी. सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड बूस्टिंग रूरल इकोनॉमी. सो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक दो टर्म्स यूज करते हैं. एक होता है लैंड डिग्रेडेशन, राइट. सो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? जब बेसिकली सॉइल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिटीरियरेट होने लगती हैं, यानी कि घटने लगती है, खराब होने लगती हैं. तो उसकी वजह से क्या होगा कि सॉइल इट प्रोवाइड्स अ मीडियम
सॉइल माध्यम है ना, ताकि जिसपे एग्रीकल्चर होता है, जिसपे प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट। सो सॉइल की अगर क्वालिटी डिटीरियरेट हो रही है, सो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली यील्ड कम हो जाएगी, एग्रीकल्चर वुड बी अफेक्टेड, vegetation would be affected, right, and it will lead to land degradation. यहाँ पर जो भी लैंड है वो अपना फुल कैपेबिलिटी के तौर पे, फुल कैपेबिलिटी पे एग्रीकल्चर, वेजिटेशन, यील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो ये जो चीज होती है, ये बेसिकली जब सेमी एरिड क्लाइमेट में ये चीज हमें देखने को मिलती है, देन वी से कि लैंड डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, राइट, लैंड डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। एंड लैंड डेजर्टिफिकेशन के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, नेचुरल रीजन हो सकते हैं, राइट, ह्यूमन मेड रीजंस हो सकते हैं, राइट, आप ओवर ग्रेजिंग कर रहे हो, आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, राइट, नेचुरल रीजन में फॉरेस्ट फायर्स हो सकती हैं, राइट, फ्लड्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। सो ये होता है लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड डेजर्टिफिकेशन। सो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बोल्ड है, किसने लॉन्च किया है, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। किस चीज के लिए, ताकि डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट किया जा सके एंड रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। सो ऑब्वियसली अगर आप डेजर्टिफिकेशन कम कर रहे हो, सो डेजर्टिफिकेशन कम होगा यानी कि सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी यानी कि लैंड अच्छी होगी, लैंड अच्छी होगी तो लैंड में न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें होंगी, तो ऑब्वियसली प्लांट ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, यील्ड्स वगैरह वो अच्छी होंगी। जब पैदावार अच्छी होगी, अच्छी फसल होगी, सो ऑब्वियसली फार्मर्स विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। व्हेन फार्मर्स विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, रूरल इकोनॉमी अपने आप बूस्ट होगी, राइट। तो इसी तरीके से जो वर्चुअस साइकिल है वो प्रोग्रेस करेगी। सो ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पर खादी विलेज इंडस्ट्रीज बैम्बू प्लांट्स जो है वो प्लांट किए जाएंगे इन मोर देन 2.5 लाख स्क्वायर फीट ऑफ ग्राम पंचायत, राइट, अलोंग द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। ये लोंगावाला पोस्ट है, यहाँ पर ये जो है बैम्बू जो है दे विल बी प्लांटेड। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वंचुआ फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड। आपके ऑप्शंस है ए आसाम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश एंड डी मिजोरम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए आसाम। यहाँ पे ये वंचुआ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द तीवा ट्राइब ऑफ आसाम। तो यहाँ पे ये तीवा ट्राइब के बारे में अगर बात करें, तो इसमें कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ हिल तीवा ट्राइब्स होती है जो हिल एरियाज में रहती है, कुछ प्लेन तीवा ट्राइब्स हैं, राइट, एंड दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस एरियाज ऑफ असम। असम में मिलती है आपको, अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, मिजोरम में मिल जाती है, राइट। सो ये ट्राइब्स एक्चुअली ये फेस्टिवल मनाते हैं, वंचुआ फेस्टिवल। एंड ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है कि अगर अच्छी फसल हो रही है, अच्छा हार्वेस्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर इज गुड, देन ये फेस्टिवल इसको मार्क करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है बाय द तीवा ट्राइब। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट G20 मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे G20 की मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस हुई है, राइट। G20 का इंडिया भी सदस्य है, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए एक एडिशनल काम है कि आप ये भी याद कर लीजिएगा कि G20 में कौन कौन से 20 राष्ट्र हैं जो कि शामिल है, राइट। तो ये आप एक बारी थोड़ा फैक्चुअल है, थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। सो G20 के कंट्रीज कौन कौन से हैं, राइट, इंडिया है, आपका फ्रांस है, यूएसए है, अर्जेंटीना है। सो ये चीज आप 20 कंट्रीज के बारे में पढ़ लीजिएगा पेपर से पहले। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है कि अभी G20 की मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस वुमेन एम्पावरमेंट पे कहाँ हुई। तो आपके ऑप्शन टोक्यो है, बी सेंटर मार्गेरिटा लिग्योर, सी रियो डी जेनेरियो एंड डी वॉशिंगटन। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सेंटर मार्गेरिटा लिग्योर, ये इटली में है। सो यहाँ पे इसकी सबमिट हुई है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। एंड
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने ये मीटिंग एड्रेस की थी, राइट। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया रैंकिंग 2021 prepared by National Institution Ranking Framework NIRF was released. इसमें से किन इंस्टीट्यूशन को पहली पोजीशन मिली है इन ओवरऑल रैंकिंग। अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं जिनमें की रैंक दी जाती है, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल रैंकिंग में किसको पहली पोजीशन मिली है। आपके ऑप्शंस है IIT बॉम्बे, बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, सी IIT मद्रास एंड डी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है IIT मद्रास, सी ऑप्शन, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ने रिटेन किया है पहला पोजीशन इन ऑल कैटेगरीज एज वेल एज इंजीनियरिंग फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लगातार 3 साल ओवरऑल रैंकिंग में, किसकी ओवरऑल रैंकिंग में, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, जो कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को रैंक करती है बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी, बेस्ड ऑन उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनकी क्वालिटी कैसी है, यहाँ पे ये रैंकिंग दी जाती है। सो ओवरऑल रैंकिंग में लगातार तीसरे साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है वो फर्स्ट आया है। अगर हम रिसर्च इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में बात करें, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने टॉप किया है, राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। देन अगर हम मैनेजमेंट स्टडीज के बारे में बात करें, सो मैनेजमेंट स्टडीज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद हैज बीन रैंक फर्स्ट। मेडिकल साइंसेज में बात करें, सो मेडिकल साइंसेज में लगातार चौथी बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली जो है वो रैंक किया है फर्स्ट। अगर आप फार्मेसी में बात करते हो तो लगातार तीसरे साल जामिया हमदर्द कॉलेज जो है वो टॉप किया है। अगर आप कॉलेजेस में बात करते हो कॉलेजेस की, सो मिरांडा कॉलेज हैज रिटेन द फर्स्ट पोजीशन फॉर 5th कंसेक्यूटिव ईयर। IIT रुड़की ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टॉप किया है। IIT खड़गपुर ने आर्किटेक्चर में पहली बार टॉप किया है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बैंगलोर ने लॉ में लगातार चौथी बार टॉप किया है। दिल्ली के कॉलेजेस में अगर बात करें तो दिल्ली के कॉलेजेस हैव डोमिनेटेड द रैंकिंग। 5 कॉलेजेस हैं दिल्ली से जो कि टॉप 10 में आए। उसके बाद अगर आप डेंटल साइंसेज में बात करते हैं तो डेंटिस्ट्री में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जो है ये इट हैज बीन रैंक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड इन द बेस्ट टूरिज्म विलेज कैटेगरी। सो यहाँ पे आपकी बेस्ट टूरिज्म विलेज कैटेगरी के में इनमें से कौन से विलेज को अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे आपका है ए ऑप्शन भाथत, बी ऑप्शन गंगापुर, सी ऑप्शन लातपुरा खास एंड डी ऑप्शन है मलकपुर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है लातपुरा खास। इसको जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड जो है वो इसको मिला है, राइट। सो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है एंड इसको ये अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एंड ऑल्सो जो रूरल एरियाज में लोग हैं दे विल गेट टू नो कि टूरिस्ट की क्या डिमांड है, राइट, किस तरीके के टूरिस्ट आते हैं। एट द सेम टाइम उनका अपना लोकल कल्चर जो है दे आर प्रिजर्विंग। सो इस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, राइट। एंड ऑल्सो जो अगर हम वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना है, ये इस बॉडी का ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्पोर्ट डिड अवनी लेखरा विन द गोल्ड मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? सो यहाँ पर अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि ओलंपिक्स ओलंपिक्स जो है ऐसा एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, राइट। सो पैरालंपिक्स में भी आप देख लो कि इंडिया मेडल टैली में कौन से नंबर पे है।
नॉर्मल ओलंपिक्स में भी आप देख सकते हो कि क्या टोक्यो ओलंपिक्स में क्या इंडिया का रिकॉर्ड रहा है, राइट। सो यू नीड टू फॉलो क्या मोटो रहा है, क्या थीम रहा है, कौन कौन से स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, कौन से नहीं थे, ये सारी चीजें आप सही से फॉलो कर लीजिए। यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सो स्पोर्ट्स एक सेक्शन है, आप जितना ओलंपिक्स को फॉलो कर सकते हैं आप करिए। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ए वुमेन सिंगल टेबल टेनिस क्लास 4, बी वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग, सी बैडमिंटन वुमेन सिंगल एंड डी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एयर राइफल शूटिंग 10 मीटर्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोक्यो में जो गोल्ड मेडलिस्ट थे पैरालंपिक्स में वो अवनी लेखरा, इनका कंपटीशन क्या था 10 मीटर्स एयर राइफल शूटिंग थी स्टैंडिंग। सुमित अंतिल, इनको मेंस जैवलिन थ्रो में मिला है गोल्ड। देन मनीष नखाल, इनको मिक्स्ड पिस्टल में मिला है। प्रमोद भगत, इनको बैडमिंटन मेंस सिंगल में मिला है। एंड कृष्ण नगर इवेंट, तो इन कृष्ण नगर इनका इवेंट क्या था बैडमिंटन मेंस सिंगल। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, फैक्चुअल है, एनी हाउ यू हैव टू रिमेम्बर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। सो टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया कौन से मेडल कितने जीते, उसमें कंट्री वाइज कौन से स्थान पे आता है। तो आपके ऑप्शन है A 24, B 35, C 43 एंड D 45। सो करेक्ट आंसर है A 24। इंडिया को टोटल 19 मेडल मिले, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रोंज थे, राइट। पैरालंपिक्स में टोटल कितने मेडल आए, 19 मेडल आए, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रोंज। एंड इंडिया मेडल टैली में कौन से स्थान पे था कंट्री वाइज, 24th इन रैंक कंट्री वाइज with 19 medals। Then अगला क्वेश्चन है who among the following has taken over as the new chairman of the National Commission for Minorities। So National Commission for Minorities के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ये अगेन अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। सो अपॉइंटमेंट्स में आप याद रखिए जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उनके बारे में उनके नए अगर चेयरमैन बनते हैं तो उनके बारे में आप उनके नाम जरूर एक बार याद कर लीजिए। या फिर जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके चीफ, उनके हेड्स के बारे में भी आप एक बार देख लीजिए कौन है, कोई नए बने हैं तो। सो आपके ऑप्शंस है ए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, बी वारिस अहमद, सी सरदार जसविंदर सिंह एंड डी शादाब खान। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये नए चेयरमैन बने हैं, ही वॉज द IPS ऑफिसर। ये नए चेयरमैन बने हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के 10 सितंबर 2021 को। सो यहाँ पर आपको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है इट इज एक्चुअली अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था। लॉ का नाम क्या था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। सो ये एक्ट कब लेके आए, ये एक्ट लेके आए 1992 में। सो ये बॉडी क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। इसके चेयरमैन नए बने हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं तो 2 तरीके की माइनॉरिटीज होती हैं। एक तो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी होती है, एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, राइट, आर्टिकल 350B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए ये बॉडी बनाई गई है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट के अंडर में। तो इंडिया में 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, अगर आपको पता हो तो, मुस्लिम्स, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियंस एंड ज़ोरास्ट्रियंस, who are actually Parsi. So these are the 6 minorities in India. ये आपको पता होना चाहिए। So this was the part 1 for September current affairs. इसके आगे का हम part 2 में डिस्कस करेंगे। So this was it. Thank you.